क्वेश्चन है structures of hydrogen, phosphorus, oxygen compounds. Whether to decide it is a acid or amphotericity. नहीं, HPO में तो कभी HPO मतलब हाइड्रोजन फास्फोरस ऑक्सी कंपाउंड्स ना। हाँ तो HPO2 ना, तो एम्फोप्रोटिक मतलब जो प्रोटॉन दे भी सकता है प्रोटॉन ले भी सकता है ना, राइट। तो प्रोटॉन जो दे भी सकता है प्रोटॉन ले भी सकता है, दैट इज एम्फोप्रोटिक। तो अगर कोई ऐसी गिवन है H3PO4, तो H3PO4 को अपन लिख सकते हैं H2PO4 नेगेटिव, HPO4 2 नेगेटिव एंड देन द प्रोटॉन PO4 3 नेगेटिव। तो ये प्रोटॉन देगा तो ये बनेगा और प्रोटॉन लेगा तो ये बनेगा, तो एम्फोप्रोटिक होगा ना ये, दिस इज एम्फोप्रोटिक। तो ऐसे बता देंगे। तो जो प्रोटॉन दे भी सकता है वो प्रोटिक हो गया। तो ये बताया था मैंने एम्फोप्रोटिक लुईस उसमें ना ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस में, ठीक है। सेवनटीन को आयोकियोम है, तो यार मैं देख लेता हूँ, उसको पूछता हूँ। 17 को टेस्ट पर नहीं रखेंगे अगर आयोकियोम है तो, है ना। वो देखते हैं, उनसे पूछ लेते हैं मैंने एक बार, क्योंकि वो बैक ऑफिस में पता होगा, वो बता देंगे। आईने के इक्विलिब्रियम का शीट नहीं मिला जिसको, तो वो ऑफिस में पूछे, बात करें कि भाई कब मिलेगा, वो बताएंगे ना अपन। तो पूछो, अपन पूछ लेंगे उनसे कि भाई कब मिलेगा, है ना। अभी अपन पढ़ते हैं, लास्ट टाइम अपन पढ़ रहे थे डाइप्रोटिक एसिड को, और डाइप्रोटिक एसिड में अपन को पता है पीएच फॉर डाइप्रोटिक एसिड की बात है, डाइप्रोटिक एसिड। तो मैंने आपको बता रहा था मैं कि भाई अगर हमारे पास कोई H2S है, इसका कॉन्सेंट्रेशन C है, और अगर ये इक्विलिब्रियम अटेन करता है HS माइनस साइन प्लस H प्लस है, तो इसके लिए अपन को Ka1 गिवन होगा, और फिर HS नेगेटिव आइन फर्दर डिसोसिएट होगा तो सल्फाइड आइन बनेगा और H प्लस आइन होगा, ये Ka2 होगा। तो अपन ने लास्ट टाइम लिखा था कि इसका कॉन्सेंट्रेशन C है, ये 0, अगर ये X होगा तो ये X होगा, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 1.1 ले लिया था C, तो ये 0.1 माइनस X हो जाएगा। तो अगर ये फर्दर डिसोसिएट हो रहा है तो ये Y होगा, तो ये Y होगा, तो इसको अपन X माइनस Y कर लेंगे। तो सेपरेट इक्विलिब्रियम लिखने के लिए अपन इसको X माइनस Y कर सकते हैं। टोटल H प्लस साइन इन द कॉन्सेंट्रेशन इन द सोल्यूशन इज कि X मोलर इससे आएगा, Y मोलर इससे आएगा, तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन इन द सोल्यूशन फॉर H प्लस साइन इज X प्लस Y। ये अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था। और फिर लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि भाई उसमें ना Ka1 will be equal to concentration of H plus ion into concentration of HS minus ion divided by concentration of H2S। तो इसमें अपन ने लिखा था कि भाई देखो H plus ion is X plus Y, HS minus ion is X minus Y, and H2S is 0.1 minus I। ये पढ़ा था मैंने आपसे कहा था since Ka1 is very large as compared to Ka2, अगर सिर्फ ग्रेटर भी होता तो भी अपने लिए चलता। अपन ऐसे करते भाई, ये 10 की पावर -7 बताया था मैंने आपको, 10 की पावर -12 बताया था मैंने आपको। तो सिंस Ka1 is very large as compared to Ka2, so X is very very large as compared to Y. Therefore, I have written that X plus Y is nearly equal to X and X minus Y is almost nearly equal to Y. So in that case, we'll write that कि भाई हमारे पास Ka1 will be equal to X plus Y को भी मैं X लिख सकता हूँ,
x माइनस वाई को भी मैं x लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस x लिख सकता हूँ। उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, x स्क्वायर है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और सॉल्व कर लेंगे। बट वी कैन से दैट सिंस ka is very small, so 0.1 माइनस x is nearly 0.1। अपन ने कहा था कि अपन उसे 0.1 जैसे अस्यूम कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा है ka का वैल्यू। अगर 10 की पावर -3 होता है तो अपन कहते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल गया। तो फिर अगर मतलब अपन लिखेंगे कि भाई इस केस में ये 10 की पावर -3 होता है तो अपन कहते हैं बहुत कम हो गया, ये वैल्यू बहुत छोटा होना चाहिए, लेकिन ये तो 10 की पावर -7 है, अब वी नो दैट ये वैल्यू तो बहुत छोटा होगा। Therefore I can write that 0.1 minus x, इसमें अपन लिख सकते हैं 0.1 minus x is nearly 0.1, so I can say that ka1 will be equal to x square upon 0.1. So or I can write this as x square will be equal to ka into 0.1, and this value is nothing but h plus sign, because x is this is nearly equal to x, this is also nearly equal to x, so we can write that x will be equal to अंडर रूट ऑफ के ए इंटू सी, सी इज 0.1। तो अगर मैं यहां पर h प्लस साइन को भी लिखता हूं वो भी तो अंडर रूट ऑफ के ए वन इंटू सी होता है। दिस इज के ए वन इंटू सी, दिस इज के ए वन इंटू सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में I can say that h plus n concentration will be equal to under root of k a 1 into c कर सकता था मैं, and that is equal to hs minus n concentration also, वो उसके बराबर ही होता ऑलमोस्ट। अपन ऐसे लिख सकते हैं फॉर डाइप्रोटिक एसिड, तो अपन ऐसे लिख सकते थे therefore h plus n will be equal to under root of ka 1 into c, and that will be equal to hs minus n concentration also। अगर ka बड़ा है ka 2 से एटलीस्ट 10 की पावर 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स बड़ा होगा 10 की पावर 2 टाइम्स, तो हम ka2 से आने वाले कॉन्सेंट्रेशंस को निगलेक्ट करके अपना कैलकुलेशन उसी से बता सकते हैं। ये हमने लास्ट टाइम भी सीखा था। अब मैंने आपसे कहा था कि मान लेते हैं कि अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइडाइन चाहिए तो क्या, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइडाइन होगा तो विल राइट दैट टू कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइडाइन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइडाइन बाई सल्फाइडाइन है, ये तो हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, तो अपन सल्फाइडाइन की कैलकुलेट करना था, ये तो बाई सल्फाइडाइन था। तो अपन कहेंगे भाई यहाँ पर जितना ये आएगा उतना ही ये आएगा, और यही मतलब मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है H प्लस आइन का जो फर्स्ट स्टेप से आएगा, तो अपन ने कहा जितना H प्लस आइन होगा ऑलमोस्ट उतना वो भी होगा। ये अपन ने कैलकुलेशन कर लिया। अब अपना जो नेक्स्ट कैलकुलेशन है जो अपन को करना है वो है राइट, तो विल राइट दैट भाई अपन कहेंगे टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइडाइन, अपन ऐसे करेंगे इसमें अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं क्योंकि दे आर सीक्वेंशियल रिएक्शन, तो ऑन एडिंग the two sequential reactions, मैं उन दोनों sequential reaction को ऐड कर लेता हूं। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा और विल गेट दैट H2S का concentration in equilibrium with twice of H plus ion concentration plus sulfide ion concentration, ये मिल जाएगा मुझे। ये मेरे लिए 0.1 माइनस एक्स है, ये मेरे लिए x प्लस वाई होगा, इसमें h प्लस आइन तो x प्लस वाई होगा, टोटल कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन।
और सल्फाइडाइन विल बी इक्वल टू दैट इज द कंसंट्रेशन y। मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें लिखूंगा, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो जो टोटल Ka होगा इसके लिए दैट विल बी इक्वल टू Ka1 इंटू Ka2 ओवरऑल रिएक्शन। दोनों को ऐड करते हैं, जब सीक्वेंशियल रिएक्शन को ऐड करते हैं, किसी एक रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरे में रिएक्टेंट जैसे यूज होता है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में सीखा था अपन ने, राइट। स्क्रीन क्या ब्लर हो रहा है क्या मेरा? नहीं, अगर ब्लर होता तो मुझे दिखता है ना। नहीं हो रहा है, ना ब्लर हो रहा है ना लैग हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, मुझे भी दिखता है ना स्क्रीन पे। फिर अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है ना, तो जिसके लिए ब्लर हो रहा है वो वापस ज्वाइन करे, रीज्वाइन कर ले। तो अपन क्या करेंगे इसमें भाई, इसको आ जाएगा अपने पास H प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन है, इसका तो स्क्वायर हो जाएगा अपने पास, और सल्फाइड आइन कॉन्सेंट्रेशन है, डिवाइड बाय मैं कर लूंगा क्या, दैट इज 0.1 माइनस x, ये आ जाएगा अपने पास ऐसे। So we know that x plus y जो होगा that will be nearly equal to x होगा, ये x plus y का concentration that is nearly equal to x होगा, right? तो अपन क्या करेंगे, nearly equal to x है और this is right ना, ये वैल्यू तो Ka1 into Ka2 होगा, so we'll write that Ka1 into Ka2 will be equal to h plus i। h plus i अपने पास कितना आ रहा है, तो अपन लिखेंगे भाई वो तो अंडर रूट ऑफ k into c आ रहा है, सो x का स्क्वायर कर देता हूं। सो x का स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइडाइन जो अपन को कैलकुलेट करना है, एंड दिस विल बी इक्वल टू, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट बहुत कम होगा, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बहुत कम है रिएक्टेंट से, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत कम जाएगा, तो ये वैल्यू जो है 0.1 माइनस एक्स, दिस विल रिमेन ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.1, द 0.1 माइनस एक्स दैट विल रिमेन ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.1। कितना बचेगा अपने पास, 0.1 के आसपास बचेगा अपने पास। अब अपन को एक बात पता है कि भाई अगर मान लो इस इक्वेशन में, मुझे एक बात पता है, जो अपन ने अजम्पशन लिए और जो सारा पार्ट अपन ने लिखा हुआ है, उसमें एक बात अपन को पता है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ Ka1 इंटू Ka2, और एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, Ka1 इंटू 0.1 इंटू सल्फाइडाइन कॉन्सेंट्रेशन, और सिंस डायरेक्शन रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत कम गया, तो 0.1 माइनस एक्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.1। तो सल्फाइडाइन कितना आ गया मेरे पास, सल्फाइडाइन विल बी इक्वल टू Ka2। मुझे क्वेश्चन में Ka1 गिवन होगा, Ka2 गिवन होगा, कंसंट्रेशन पार्ट गिवन होगा। अगर Ka1 और Ka2 के वैल्यू में 10 की पावर 2 का डिफरेंस है, मैं सारे अजम्पशन ले सकता हूँ। आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जिसमें इनमें डिफरेंस नहीं होता है। अगर ये डिफरेंस है तो अपन क्या कर सकते हैं भाई, फिर तो हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधी सीधी बात है। इसमें क्या क्या पूछ सकते हो आप मुझसे, इसका कंसंट्रेशन और H प्लस साइन कितना होगा, यही तो पूछोगे। जितना H प्लस साइन होगा वो अंडर रूट ऑफ K1 टू C होगा। मुझे क्वेश्चन में K1 गिवन है और C भी गिवन है, और जितना H प्लस साइन होगा नियरली उतना ही HS नेगेटिव होगा, तो डायरेक्टली बता दूं। और इसका कंसंट्रेशन जो बाइवेलेंट आयन होता है जिसपे 2 वैलेंसी होती है, वो Ka2 के बराबर होता है, तो फिर मुझे कैलकुलेशन करने, ये सब करने की जरूरत ही क्या है, नहीं करूंगा। मतलब अगर मुझे कोई डाइप्रोटिक एसिड ऐसे गिवन है, मान लेते हैं कि मुझे आपने दिया कि देखो भाई मेरे पास एक कंपाउंड ऐसे है H2CO3, इसका कंसंट्रेशन मुझे गिवन है, सपोज करते हैं आपने कहा 0.2 होगा, ठीक है। इसका Ka1 मुझे दे दिया आपने, दैट इज 10 की पावर -7, और Ka2 होता है इसका, दैट इज 10 की पावर -3 इंटू ये 3 पॉइंट, ठीक है, 10 की पावर -7 और 10 की पावर -12।
और मुझसे पूछा पीएच क्या है, तो मैं कहूंगा अंडर रूट ऑफ दिस इनटू दिस, हो गया। मैं कोई कैलकुलेशन नहीं करने वाला, मुझे बस एक पार्ट चेक करना था कि KA1 इज ग्रेटर देन KA2, एटलीस्ट ये 10 की पावर 2 का डिफरेंस होना चाहिए, वो तो बहुत ज्यादा है, और वो हमेशा ही होगा क्योंकि सेकंड स्टेप में डिसोसिएशन जो है वो कम ही होगा, बिकॉज यहां पर पहले से H प्लस साइन है, तो सेकंड स्टेप में H प्लस साइन कम आएगा ड्यू टू कॉमन एन इफेक्ट। तो अपन बता देंगे भाई H2CO3 का H प्लस साइन क्या होगा, ये अंडर रूट ऑफ K1N2C, और उतना ही इसका बाइकार्बोनेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा, HCO3 नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन। और अपन कहेंगे फिर इसमें 2 H प्लस आयन देने के बाद कार्बोनेट आयन बचेगा, तो कार्बोनेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, Ka2 के बराबर। हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि मुझे किसी भी डाइप्रोटिक एसिड में, फॉर एनी डाइप्रोटिक एसिड, कोई भी अगर मेरे पास डाइप्रोटिक एसिड होता है H2A टाइप, तो उसका Ka1 गिवन होगा, Ka2 गिवन होगा, और वो डिसोसिएट होगा 2 स्टेप में, और C गिवन होगा। 2 स्टेप में डिसोसिएट होगा तो उसका H प्लस आइन होगा, दैट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ha, नेगेटिव आइन होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka1 इनटू C। ये मुझे अज्यूम कर लेना विदाउट एनी कैलकुलेशंस। और इसमें कंसंट्रेशन ऑफ A-2 मतलब बाइवेलेंट जो होगा वो Ka2 के बराबर होगा, ये अपन को हमेशा ध्यान रखना। तो मुझे एक क्वेश्चन दिया गया, अपन एक क्वेश्चन ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, हमारे पास एक डाइप्रोटिक एसिड है, मैंने आपसे कहा कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन, तो पीएच आ जाएगा HPO3 माइनस आइन, एंड right, we'll write that H2, this is H2PO3 negative and HPO3 2 negative, ये अपन को when the Ka1 value is 10 की power minus 3 and Ka2 value is 10 की power minus 3, and the concentration of H3PO3 is suppose हमें given है, that is कोई भी concentration ले लेते हैं तो 0.1, इस point ये मुझे क्या और कैलकुलेशन के काम, मैं सिर्फ लिखूंगा कि भाई H2CO3 है, H2PO3 है, H3PO3 है, दैट इज अ डाइप्रोटिक एसिड, 2 प्रोटॉन देता है, एक प्रोटॉन देगा तो H प्लस साइन और H2PO3 माइनस साइन बनाएगा, इसके लिए K1 आपने दे रखा है 10 की पावर माइनस 3, और H2PO एक प्रोटॉन देने के बाद H2PO3 माइनस बचेगा, ये अपन को H प्लस साइन देगा, और HPO3 2 माइनस साइन देगा, इसके लिए भी आपने मुझे Ka2 दे रखा है 10 की पावर माइनस 7। मैंने आपको क्लियरली बताया द वैल्यू ऑफ since Ka1 is very large as compared to Ka2, so H plus sign from Ka2 is neglected। और मैं ये सब क्यों लिखूंगा, मतलब बता तो चुका हूं आपको, कई बार बता चुका हूं, तो मैं क्यों लिखूंगा आपको, फिर क्यों एक्सप्लेनेशन दूंगा, मैं तो सीधा लिखूंगा फर्स्ट स्टेप में, ये बहुत ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में जो भी H प्लस साइन आएगा इससे आएगा, और इसका कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगा, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस साइन इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ Ka1 into C, that is also equal to the concentration of PO3 negative, ये बनेगा भाई। कितना बनेगा, Ka1 कितना है मेरे पास, that is अंडर रूट ऑफ 10 की पावर माइनस 3 इंटू C कितना गिवन है मुझे, that is 0.1, सो मेरे पास आंसर आया 10 की पावर माइनस 2, पीएच पूछोगे तो 2 बता दो, माइनस लॉग।
और कॉन्सेंट्रेशन इसका पूछोगे बाइवेलेंटाइन दैट इज HPO3 2 नेगेटिव आयन, इसका अगर कॉन्सेंट्रेशन पूछोगे तो Ka2 के बराबर बता दूंगा, दैट इज 10⁻⁷। ये लो भाई मेरा आंसर आ गया, मुझे कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी। विदाउट एनी कैलकुलेशंस मैं बता दूंगा। अब ठीक है, अपन से कहा गया, मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अब ये सारा पार्ट अपन को पता चल गया, आगे ये प्रोटॉन नहीं दे सकता, वो अपन को पता है, 2 ही प्रोटॉन दे सकता है, H3PO3 से डाइप्रोटिक एसिड। ये प्रोटॉन ले भी सकता है और ये प्रोटॉन दे भी सकता है, सो M4 प्रोटिक हो गया। ये प्रोटॉन दे नहीं सकता, ले सकता है, राइट। अब मुझसे कहा गया, ये अपन को पता चल गया, ठीक है भाई, अपन को लिखा हुआ है ये तो चलेगा। Calculate the concentration of H plus ion, H2PO3 negative ion, H3PO3 2 negative ion when K1, K2 are given to us, and the concentration of H3PO4 is 0.1 molar. In presence of 0.2 molar HCl. अब अपन कहेंगे देखो भाई, आपने मुझे साफ साफ बताया है कि अगर कोई वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच कैलकुलेशन तो स्ट्रॉन्ग एसिड से ही होगा, जो मर्जी चाहे कर लो आप भाई। यही वीक एसिड है इसके कंपैरिजन में, फिर ये तो बेचारा देगा ही नहीं H प्लस आइन तो स्ट्रॉन्ग से आएगा। मैं अज्यूम कर लूंगा कि ये वीक एसिड है, सो ये डिसोसिएट नहीं होने वाले HCl के प्रेजेंस। सो आपने जो मुझे बताया है कि देख भाई, अगर कोई वीक एसिड के साथ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहां पर ये कितना स्ट्रॉन्ग है, वीक तो वीक ही होगा, कितना स्ट्रॉन्ग है उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये फर्क पड़ता है कि भाई अगर ये इक्विलिब्रियम में है और इसमें HCl ऐड करूंगा तो HCl तो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, और अगर HCl कंप्लीटली डिसोसिएट होगा वो तो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं करेगा, वो तो पूरा का पूरा H प्लस आइन देगा। ये मेरे पास 0.2 मोलर था, 0.1 भी ले सकता था, लेकिन मैंने डिफरेंस के लिए उसको ऐसे ले दिया। तो ये तो खत्म होगा, ये 0.2 होगा, ये 0.2 होगा। अपन कहेंगे भाई इसमें मुझे ये 0.1 गिवन था, अब अगर मान लो 0.1 में से ये 0 था, ये 0 था, तो अपन कहेंगे ये x है, ये x है, तो ये 0.1 माइनस x। बाद में ये फर्दर डिसोसिएट हुआ तो ये y बन गया, ये y बन गया, तो ये ये x माइनस y, अपन कहेंगे ये भी x माइनस y हो जाएगा, यही तो डिसोसिएट होगा। अब अपन कहेंगे देखो भाई, H2PO3 नेगेटिव इज x माइनस y, तो आपने इक्विलिब्रियम लिखा, H प्लस साइन इन द सोल्यूशन कितना हो गया, x प्लस y प्लस 0.2, इधर भी x प्लस y प्लस 0.2 और इधर भी x प्लस y प्लस 0.2, बिकॉज टोटल जो H प्लस साइन होगा सोल्यूशन में वो अपन ऐसे लिखेंगे, जो सारे स्टेप से जितना आएगा वो लिखेंगे। इसके प्रेजेंस में ये और ये वीक एसिड्स, तो ये डिसोसिएट नहीं होने वाले होंगे, क्योंकि मैं तो ये भी पूछूंगा भाई इसका कॉन्सेंट्रेशन भी बताओ, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी बताओ, मेरी मर्जी का। ऐसे या आप बोलो कि डिसोसिएट बिल्कुल नहीं होगा, कॉमन इन इफेक्ट से बहुत कम होंगे, ये बोल रहे हो आप, ये थोड़ी बोल रहे कि डिसोसिएट हो गई। तो अपन कहेंगे भाई मैं तो ये भी पूछूंगा इसमें कि इसका कॉन्सेंट्रेशन बताओ, इसका कॉन्सेंट्रेशन बताओ, इसका कॉन्सेंट्रेशन बताओ, वो सारी कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहे हो आप तो अपन कहेंगे अब प्रीवियस कंसेप्ट यूज नहीं हो पाएगा जो इससे पहले पढ़ा करने, व्हाट इज सो, वहां HCl नहीं था ना, तो दोनों डिसोसिएट हो रहे थे, तो बनने का H प्लस साइन इज इक्वल टू इसका कॉन्सेंट्रेशन अंडर रूट ऑफ K1 into C,
लेकिन इसके प्रेजेंस में तो दोनों रिएक्शन बैकवर्ड जाने वाले हैं, तो फिर क्या करें? अपन कहेंगे जो मर्जी करो, H प्लस साइन तो 0.2 ही रहेगा सोल्यूशन। अगर मुझे H प्लस साइन कैलकुलेट करना है तो H प्लस साइन टोटल सोल्यूशन में जो रहेगा दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू द H प्लस साइन फ्रॉम HCl एंड दैट इज इक्वल टू 0.2। आप pH बता दो। 0.7। 2 इंटू 10 की पावर -1 है, 1 माइनस log 2 0.3 होता है, मैंने बता दिया। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, चलो pH आ गया मेरे पास। आपने कहा, ये पहले भी आपने बता दिया कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड के रिजल्टिंग कॉन्सेंट्रेशन से pH बता दिया करो, बता दिया करो। अब मैं चाहता हूं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करके बताओ आप, तो बता देंगे, उसमें क्या। देखो भाई, इसका कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है तो K1 से ही आएगा ना, तो चलो लिख देते Ka1 will be equal to concentration of H plus है। मैं इस इक्विलिब्रियम को लिख रहा हूं भाई, किसी को ऐड करने से, रिमूव करने से K थोड़ी चेंज हो जाती है किसी रिएक्शन में। concentration of H plus ion into HPO4 negative HPO3 negative ion divided by मुझे लिखना पड़ेगा H3PO3। मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा ये तो 0.2 है भाई, H प्लस आइन को तो मैं 0.2 लिखूं, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, सारा का सारा H प्लस आइन नियरली 0.2, ये सब 0.2 होंगे नियरली। H प्लस आइन तो कहीं भी लिखोगे आप 0.2 लेना है मुझे, इसको मुझे कैलकुलेट करना है ना, इसको मुझे कैलकुलेट करना है। और ये मुझे गिवन है 0.1 माइनस 6, 0.1 माइनस 6 ना, मैं कहूंगा ये पहले ही कम डिसोसिएट होता है क्योंकि 10 की पावर -3 था, अभी HCl के प्रेजेंस में तो और भी बेचारा डिसोसिएट हो ही नहीं पाएगा। मतलब x का वैल्यू आप ये बोलना चाह रहे हो कि नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू 0.1, बिल्कुल नहीं बोल। ठीक है, तो अगर x का वैल्यू 0.1 है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे कर लूंगा, Ka1 मुझे 10 की पावर -3 गिवन था, यहां पर मैं 0.1 माइनस 6 को नियरली 0.1 लेने वाला हूं क्योंकि HCl के प्रेजेंस में इनके डिसोसिएशन बहुत कम हो गए। तो अपन लिखेंगे ठीक है भाई, 10 की पावर -3 विल बी इक्वल टू 0.2, ये मुझे कैलकुलेट करना था, और डिवाइड बाय 0.1 कर लेता हूं, 2 से हुआ तो 1/2 मतलब 0.5, सो 0.5 इंटू 10 की पावर -3 विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2PO3 माइनस आइन, सो H2PO3 माइनस आइन विल बी इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -4, ये कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ H2PO3 विल बी। तो अब इसमें फायदा क्या हुआ, मतलब इसके ऐड करने से ऐसा क्या हो गया, अगर ये नहीं होता तो, अगर ये नहीं होता तो अपन कहते फिर तो और भी अच्छा था, फिर तो ये था अपने पास अंडर रूट ऑफ H प्लस आइन इज इक्वल टू HPO3 नेगेटिव आइन, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K1 into C एंड दैट विल बी इक्वल टू 10 की पावर -3 into 10 की पावर -1, इसका रूट लेते हैं 10 की पावर 2 आता, -2 आता, मतलब HCl 0.2 मोलर ऐड करने से अगर HCl नहीं होता तो इसका कॉन्सेंट्रेशन अपन ये लिखते हैं। HCl के आने से कॉमन इन इफेक्ट की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना बचा, 5 इंटू 10 की पावर -4, ऑलमोस्ट 100 टाइम कम हो गया। ये 100 टाइम ज्यादा है ना, ये 10 की पावर -4 है, 10 की पावर -2 है, हो नहीं चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे तो बैकवर्ड शिफ्ट होगे ना। ठीक है ना, ये तो विदाउट HCl होता, HCl ऐड करोगे तो कॉमन इन इफेक्ट होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, कोई बात नहीं, व्हाट अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ दिस, सो टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ HPO3 2 नेगेटिव, अपन कहेंगे ठीक है, उसको कैलकुलेट कर देते हैं। उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो अपन कहेंगे देखो भाई, अब मैं फिर वही अपना कंसेप्ट यूज कर लूंगा, Ka1 into Ka2, या तो सिर्फ K2 भी ले सकते हैं अपन, लेकिन बेटर है कि अपन Ka1, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन बहुत कम होगा,
इसलिए बेटर है आप दोनों को ऐड कर दिया करो हमेशा। बाइवेलेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा ऐड करते हो आप, वो इजी पड़ता है। Ka1 इंटू Ka2 इन दोनों को ऐड कर दिया अपन ने, ऐड किया तो मेरे पास आएगा H प्लस साइन का स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अपने पास आएगा HPO3 2 माइनस आएगा, ये माइनस है डिवाइडेड बाय आएगा अपने पास H3PO3 ये आ जाएगा। तो Ka1 Ka2 तो गिवन है अपन को -3 10 की पावर -7 दैट विल बी इक्वल टू H प्लस साइन 0.2 होगा। ये अपन को कैलकुलेट करना है, ये अपन को कैलकुलेट करना है, ये 3 इधर था, ये अपन को कैलकुलेट करना है, और ये 0.1 माइनस x इज 0.1 लो भाई आ गया। इधर मल्टीप्लाई करता है तो 10 की पावर -11 हो गया, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू ना 0.2 इंटू 0.2 ना, सो 4 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2PO3 माइनस आ गया, ये कैंसिल करते हैं तो 9 आ जाएगा, 1/4 मतलब 0.25, 0.25 मतलब 2.5 इंटू 10 की पावर -10 दैट इज इक्वल टू H2PO3 माइनस साइन आ गया, ये आ गया। मतलब अगर HCl नहीं होता है तो अपन को पता है कि ये बाइवेलेंट का कॉन्सेंट्रेशन Ka2 के बराबर आता है, और अभी HCl होगा तो कितना हो गया, ये 10 की पावर -10 आता, 10 की पावर -7, लेकिन अब HCl की वजह से 10 की पावर -10 मतलब ऑलमोस्ट 1000 टाइम कम हो गया इसका डिसोसिएशन। इस टाइप से अपन कैलकुलेशन करके बता सकते हैं। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करोगे तो, अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस होता तो अपन Kb लिख लेते हैं भाई, अगर स्ट्रॉन्ग बेस होता बाइवेलेंट वीक बेस होता तो अपन उसके भी लिख लेते हैं इसके लिए, जैसे अपन ने एसिड के लिए लिखा बिल्कुल वैसे बेस के लिए लिखा। तो आप अपने कैलकुलेशंस कर लो उसमें। अच्छा इसमें HPO3 माइनस साइन आएगा है ना, क्योंकि H2 कैसे चलेगा, H2 तो हो गया पहले वाले, ये HPO3 नेगेटिव माइनस, तो आप कर लो अपना कैलकुलेशंस। इससे अच्छा तो क्वेश्चन पूछेंगे भी नहीं। अब कोई बेस होता तो अपन उसको ऐसे कर लेते हैं, जैसे मान लो मेरे पास ऐसे होता, एक बेस लेते हैं ना, स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करेंगे तो अपन को पता है क्या करना होता है, अपन से लिखा कैलकुलेट द pH, calculate OH minus in concentration, FeOH concentration, and Fe plus 2 concentration for the FeOH whole twice if Kb1 and Kb2 10 की पावर -5, Kb2 is 10 की पावर -5, राइट, ये अपन को गिवन when concentration of FeOH whole twice is 0.1 मोल। अब वो मिली मोल्स में ऐसे भी दे सकते हैं भाई कि जब हमने इसका 3 ग्राम्स ऐड किया उसके 200 ml में, तो इस टाइप से तो अपन कहेंगे देखो इसमें कोई स्ट्रॉन्ग बेस तो है नहीं, तो ये वीक बेस है, इनको देख के पता चल रहा है, तो अपन ऐसे लिख लेंगे होल ट्वाइस होता है, डिसोसिएट होगा तो FeOH दैट इज FeOH पॉजिटिव और पहले एक OH नेगेटिव आएगा, ये Kb1 हो, और फिर FeOH पॉजिटिव फिर डिसोसिएट होके सीक्वेंशियल रिएक्शन है ना, तो Fe2 प्लस बनाएगा और फिर OH माइनस आएगा, इसमें Kb2 10 की पावर माइनस, पर कहेंगे 2 स्टेप डिसोसिएशन है।
concentration of OH negative ion will be equal to Kb2 is Kb1 is greater than Kb2. तो अपन कहेंगे OH negative ion will be equal to under root of Kb1 into C, that will be equal to concentration of FeOH positive. ये बता देंगे अपन, और concentration of Fe2 plus will be equal to Ka2 के बराबर. Second step dissociation हो गया आंसर, कैलकुलेशन. स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करोगे तो फिर अपन को पता है क्या करना है. फिर जैसे अपन ने स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करके, बस स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करने से हमें ये पता रहेगा कि OH कहीं भी लिखोगे उसका कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्सेंट्रेशन. दैट इज हाउ वी कैन राइट. तो दिस इज द कैलकुलेशंस फॉर डाइप्रोटिक एसिड्स. ठीक है. अब अगर डाइप्रोटिक एसिड में ऐसे हो सकता है तो अपन उसको ऐसे भी बता सकते हैं भाई, अगर ट्राइप्रोटिक एसिड होगा तो क्या करेंगे. तो ट्राइप्रोटिक एसिड में एक तो अपन को H3PO4 होता है, और एक मैंने बताया था आर्सेनिक एसिड. ये जनरली दो ट्राइप्रोटिक एसिड होते हैं. अगर कोई ट्राइप्रोटिक एसिड होगा तो वो तीन स्टेप में डिसोसिएट होगा, तो 3H प्लस आयन देगा ट्राइप्रोटिक एसिड. It will dissociate into 3 steps. Into 3 steps. ये मेरे पास है. तो ट्राइप्रोटिक एसिड में अपने पास 3 स्टेप का डिसोसिएशन होगा, तो विल राइट लाइक दिस डिसोसिएशन. द ट्राइप्रोटिक एसिड, pH of ट्राइप्रोटिक एसिड है. लो भाई, अब हो गया बस. तो कर देते हैं. H3PO4 है. अब इसमें ना मतलब ऐसे आपको पता है कि एक H प्लस आयन हटाया तो उस पर कितना नेगेटिव चार्ज आएगा, ये सब. अब अपने अभी को डिसोसिएट कर लो 3 स्टेप में अगर लिखा है तो. कभी कभी मतलब वो चार्ज में अगर गड़बड़ हो तो अपने आप ही हटा देना और कर लेना. H2PO4 नेगेटिव जो है ना, वो H प्लस आयन, ये दूसरा H प्लस आयन देगा तो अपन लिखेंगे भाई HPO4 2 नेगेटिव आयन. और थर्ड स्टेप में अपन लिखेंगे दैट इज HPO4 2 नेगेटिव आयन है, तो डिसोसिएट होके ये H प्लस आयन और फॉस्फेट आयन भी देगा. ये बना. इसके लिए मुझे Ka1 गिवन होगा, इसके लिए मुझे Ka2 गिवन होगा, और इसके लिए मुझे Ka3 गिवन होगा. 3 स्टेप में डिसोसिएट होगा. Ka1 will be greater than Ka2 will be greater than Ka3. ये हमेशा होता है, क्योंकि जब ये डिसोसिएट होगा पहले तो ये दोनों नहीं होंगे, जब ये डिसोसिएट होगा तो ये ऑलरेडी होगा, तो कॉमन इन इफेक्ट की वजह से थोड़ा कम होगा. जब ये डिसोसिएट होगा तो इन दोनों का कॉमन इन इफेक्ट इस पे आएगा, तो और कम डिसोसिएट होगा. इसके लिए Ka1 10 की पावर -3 होता है, -7 होता है, और ये 10 की पावर -30 होता है. अब अपन कहेंगे देखो ट्राइप्रोटिकोस होगा तो हमें क्या फर्क पड़ेगा, हमें ये पता है कि सबसे ज्यादा H प्लस आयन इसी से आएगा. सो अपन ऐसे लिख लेंगे H plus n will be equal to under root of Ka1 into C, and that will be equal to concentration of H2PO4 minus. अगर इसका concentration आप इससे ले रहे हो तो मैं ये दोनों बराबर उससे बता सकता हूं.
अगर दो ही स्टेप का डिसोसिएशन करता है, वो वाला करता ही नहीं, ये वाला थर्ड वाला, तो अपन कहते हैं भाई इन दोनों स्टेप में, और ये वीक है, मुझे एक बात पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ HPO4 2 माइनस साइन विल बी इक्वल टू Ka2, ये इसके बराबर है। ये डाइप्रोटिक तो अपन ने पहले पढ़ा ही था, ये बिल्कुल वैसे ही होगा। ट्राइप्रोटिक में अपन कहेंगे ठीक है भाई, तो इसके लिए Ka3 विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन होगा भाई, ये स्टेप के लिए लिख लेते हैं Ka3 H प्लस आइन होगा, फॉस्फेट आइन होगा, और डिवाइडेड बाय मैं लिखूंगा HPO4, ये 2 माइनस आइन लिखा, इधर अपन लिख लेंगे ऐसे 2 माइनस आइन। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, तो इसका मतलब है Ka3 को ऐसे लिख सकता हूँ, Ka3 विल बी इक्वल टू H प्लस साइन की जगह लिख लेता हूँ अंडर रूट ऑफ Ka1 इंटू C। फॉस्फेटाइन मुझे कैलकुलेट करना है, और HPO4 2 नेगेटिव आइन इज Ka2, तो फॉस्फेटाइन डायरेक्टली आ गया हमारे पास कि फॉस्फेटाइन कितना होगा। तो फॉस्फेटाइन विल बी इक्वल टू, मतलब ट्राइवेलेंट एनाइन जो है ना फॉस्फेटाइन, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा Ka2 Ka3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ Ka1 इंटू C, ये लगाया आपने। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन दे दो मुझे 0.1, आपकी मर्जी, आप जो चाहे दे दो, और K1 Ka2 तो दो गई क्वेश्चन में, K1 Ka2 तो देना ही है ना आपका क्वेश्चन में, तो मैं अपने आप ही कर लूंगा सारा कुछ। आपने मुझे बता दिया वीक एसिड और वीक बेस के लिए मुझे क्या ट्राइवेलेंट के लिए क्या करना होता है, ये आपका ट्राइवेलेंट के लिए। ये आपके कैलकुलेशन है वीक एसिड और वीक बेसिस के लिए। अगर कोई ट्राइवेलेंट बेस होता जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड है, तो इसके लिए मुझे Kb1 होता, Kb2 गिवन होता और Kb3 गिवन होता। मैं 3 स्टेप में डिसोसिएशन लिखता, अब H प्लस आइन की जगह OH की बात करना शुरू कर देता क्योंकि वो बेस है ट्राइवेलेंट। कंसेप्ट मेरा सही यही रहता, बस Ka1 की जगह Kb1 होता। बेस के लिए अपन को पता है Ka1 Kb चेंज हो जाएंगे, बाकी ट्राइवेलेंट जैसे अपने फेरिक हाइड्रोक्साइड लिखा था बिल्कुल वैसे ही में 3 स्टेप में लिख के अपना ऐसे ही बता दो। ये पीएच कैलकुलेशन है। अब अपन पीएच कैलकुलेशन पढ़ेंगे फॉर सॉल्ट्स, पीएच कैलकुलेशन फॉर सॉल्ट्स। अब इसमें कोई क्वेश्चन देने की जरूरत तो है नहीं, आपको सीधा सीधा भाई आप क्वेश्चन दोगे, मैं सीधा सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल दूंगा। ये क्वेश्चन के थ्रू ही तो आप बता रहे हो कर सकते। पीएच कैलकुलेशन फॉर सॉल्ट्स, तो अपन लिख रहे हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ये पढ़ना थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, एडजस्ट कर देता हूं क्योंकि नीचे मुझे जगह नहीं मिलता ना लिखने के लिए, तो अपन ऐसे कर लेते हैं। अब देखते हैं पहले तो एक बार अपन देख लेते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स तो देख लें अपन, तो टाइप ऑफ सॉल्ट क्या, सॉल्ट बनाने का मेथड लिख लेते हैं भाई, टाइप्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लिखो, टाइप्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। वैसे तो आपने पहले बता रखा है, लेकिन एक बार मतलब आप यहाँ पर फिर से बता दो तो ज्यादा अच्छा। टाइप्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन,
एक तो न्यूट्रलाइजेशन हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल सॉल्ट। HCl है, NaOH के जैसे रिएक्शन करवा देते हैं तो NaCl बनेगा और वाटर बनेगा, तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा कुछ। एक दूसरा टाइप का सॉल्ट हो सकता है जिसमें वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड जैसे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले एसिड वीक ही होते हैं, और स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH लेते हैं। तो इसका OH माइनस है, इसके प्रोटॉन को रिमूव कर लेगा, प्रोटॉन को रिमूव करेगा तो विल गेट दैट द प्रोडक्ट कॉल्ड सोडियम एसिटेट बनेगा, प्लस वाटर बना देगा, सोडियम एसिटेट। ये वीक एसिड था जो एसिडिक एसिड। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो एसिटिक एसिड लिखो या कोई भी एसिड लिखो, के दे दो, अगर 10 की पावर -2 से छोटा है तो वीक है, खत्म बात। आप कुछ भी लिखो, हमें क्या फर्क पड़ेगा। तो जो सॉल्ट बनेगा ना, दोनों में से, इन दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग का नेचर होगा, सॉल्ट का भी नेचर वही होगा, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड लेता है और वीक बेस, तो दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग है तो अपन कहेंगे भाई एसिडिक सॉल्ट प्लस वाटर, तो प्लस वाटर लिख लिया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl लेता हूं और वीक में अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेता हूं। आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखो या अमोनिया लिखो, मेरे लिए बात बराबर होगी। पानी में डालूंगा तो अमोनिया विल बिकम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो कभी कभी वो अमोनिया लिखते हैं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सॉल्ट फॉर्म्ड इज अमोनियम क्लोराइड, दैट इज एसिडिक सॉल्ट प्लस H2O, ये एसिडिक सॉल्ट। एक वीक एसिड होगा और उसमें वीक बेस ऐड करते हैं, तो जो सॉल्ट बनता है ना वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट नहीं बोल रहा मैं, तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल सॉल्ट मतलब 7 के आसपास रहेगा, pH 7 नहीं रहेगा। CH3COH ले लेता हूं, वीक एसिड, वीक बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही डाल देते हैं, ये वीक बेस, तो सॉल्ट विल बी, दिस इज कॉल्ड अमोनियम एसिटेट प्लस H2। ये 4 टाइप के सॉल्ट पॉसिबल है, न्यूट्रल सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, ऑलमोस्ट न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट होगा तो वो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनेगा, उसका pH हमेशा 7 होगा irrespective of the concentrations। बेसिक सॉल्ट होगा तो उसका pH हमेशा ग्रेटर देन 7 होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा तो pH ऑलवेज लेस देन 7 होगा। इसका pH नियरली 7 होगा, वी कैन से दैट। बिटवीन लिख देता हूं, इस टाइप से वो 7 के आसपास रहेगा। ठीक है, अब कैलकुलेट कैसे करेंगे इनके pH। तो अपन कहेंगे देखो, ये न्यूट्रल सॉल्ट है क्योंकि पानी में डालने से जो ये H+ आयन होगा पानी में और Cl नेगेटिव आयन होगा, Na पॉजिटिव आयन होगा, OH नेगेटिव आयन होगा। जब अपन इनको वाटर में दोनों को मिक्स करेंगे तो Na पॉजिटिव NaCl थोड़ी बना सकता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग अलग होंगे पानी में, प्लस H2 बनेगा। तो अगर ये दोनों अलग अलग पानी में है तो जितना कॉन्सेंट्रेशन इधर होगा उतना ही कॉन्सेंट्रेशन उसके Cl- आयन के इधर होंगे, तो भाई फिर उसका जो पानी से कोई इंटरेक्शन है ही नहीं,
तो पीएच में चेंज क्यों आएगा? देन दोस सॉल्यूशन व्हिच डजंट रिएक्ट विद वाटर, अगर वाटर से रिएक्ट करता तो वाटर से H+ साइन लेके HCl ना बना देता पानी में? HCl तो बना ही नहीं सकता, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, 100% डिसोसिएटेड। वो आयंस जो वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं उनको अपन कहते हैं स्पेक्टेटर आयंस। आयंस व्हिच डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, और स्पेक्टेटर आयंस का पहचान होता है weak conjugated acids and weak conjugated bases, और इनको अपन जानते हैं कैसे निकाला जाता है। वीक कॉन्जुगेटेड एसिड किससे आएगा? स्ट्रॉन्ग बेस से। वीक कॉन्जुगेटेड बेस किससे आएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड से, वो अपन को पता है। सो दे आर कॉल्ड, मतलब एक नया नाम दे दिया कि भाई बोल देंगे अपन हर बार वो स्पेक्टेटर आयंस है, दे डजंट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, तो बेसिक सॉल्ट तो है ना ये, इसको पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो अपन कहेंगे इसको अगर पानी में डालोगे ना तो CH3CO नेगेटिव होगा और Na पॉजिटिव होगा पानी में। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज अ वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस लिख देता हूं, एनाइन है, और वीक कॉन्जुगेटेड एसिड, तो स्पेक्टेटर आयन हो गया। ये नहीं हुआ स्पेक्टेटर आयन, ये तो रिएक्ट करेगा वाटर से। CH3CO नेगेटिव है तो मैं कहूंगा ये तो वाटर से रिएक्ट करेगा और बनाएगा क्या इक्विलिब्रियम में? CH3COH। अगर वाटर से H+ आयन ले लेगा तो वाटर में क्या देगा आपको? OH- आयन। मतलब अगर एसिटेट आयन है सोल्यूशन में तो पानी से रिएक्ट करके पानी में OH- आयन बनाएगा, और अगर सोल्यूशन में OH- आयन है तो सोल्यूशन बेसिक होगा। अगर सोल्यूशन बेसिक होगा तो pH > 7, और इसके लिए अपन ने पूरा एसिड बेस थ्योरी पढ़ा था और लास्ट में एक सेंटेंस लिखा था, ओनली स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड एसिड एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेसिस, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेसिस रिएक्ट्स विद वाटर, और रिएक्ट्स विद वाटर मतलब वही हाइड्रोलाइज्ड होते हैं बस, रिएक्ट्स विद वाटर। ये हाइड्रोलाइसिस ही तो है, द केमिकल रिएक्शन ऑफ आयंस विद वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। इसका मतलब है फिर तो मैं सॉल्ट को देख के ही बता सकता हूं कि कौन हाइड्रोलाइज हो सकता है कौन नहीं हो सकता। ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया होगा, नहीं हो सकता। स्ट्रॉन्ग एसिड से आया होगा, नहीं हो सकता। वीक एसिड से आया होगा, क्योंकि इसको एसिड और बेस में कन्वर्ट कर देते हैं पानी में डाल के। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया, नहीं हो सकता। ये वीक एसिड से आया होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। ये सॉल्ट पानी में ऐसे रहा होगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड से है, नहीं हो सकता। वीक बेस से है, हो सकता है, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा पानी में। ये H+ आयन होगा, ये OH- आयन। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड रहा होगा, ये एसिटिक एसिड रहा होगा, ये भी हाइड्रोलाइज होगा, ये भी हाइड्रोलाइज होगा। तो मैं तो सॉल्ट को देखते ही बता दूंगा कि किसका हाइड्रोलाइसिस होगा किसका नहीं होगा। सारी कहानी तो बता रखी है आपने पहले से, किसका हाइड्रोलाइसिस होता है। ठीक है, अब आप ये बताओ कि हाइड्रोलाइसिस करना कब है, वो देखते हैं। अब एक बात तो पक्का हो गया, इस टाइप के सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं वो स्पेक्टेटर आयंस होंगे, दे डजंट रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ जब रिएक्शन होगा ही नहीं तो OH- आयन और H+ आयन सॉल्यूशन में आएगा ही नहीं, तो हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। ठीक है, तो इसका हाइड्रोलाइसिस बताओ। इनका हाइड्रोलाइसिस तो होगा ना। ठीक है, तो करके देखते हैं। तो यही तो अपन को पढ़ना है हाइड्रोलाइसिस में कि भाई देखो, न्यूट्रलाइजेशन डिफरेंट टाइप से होंगे, लेकिन pH = 7 सिर्फ उन्हीं सॉल्ट का होगा, उन्हीं रिएक्शंस में होगा जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। सभी सॉल्ट का pH 7 नहीं होता है। ठीक है, तो अपन pH कैलकुलेशन करते हैं फिर। अब अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है,
मान लो मेरे पास ऐसे गिवन, इसके मिलीमोल्स मुझे गिवन है सपोज 2 और इसके मिलीमोल्स मुझे गिवन है 4 या 3, तो अपन कहेंगे ठीक है, फिर तो ये लिमिटिंग रेजेंट हो गया, और लिमिटिंग रेजेंट हो गया तो ये 0 होगा, ये 2 बनेगा, ये 1 बच गया और ये 0 हो गया। 3 - 2 हो जाएगा ना, जितने मोल्स इसके होंगे मिलीमोल्स इसके होंगे उसके उतने ही इसके रिएक्ट कर जाएंगे, तो ये 3 - 2 हो गया, मेरे पास 1 मिलीमोल बच गया। तो फिर मैं कहूंगा मेरे पास सोल्यूशन में ये भी है और ये भी है, तब तो अपन कहेंगे फिर इसमें ये तो वीक सॉल्ट है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और जब कोई वीक सॉल्ट होता है ना, जो इलेक्ट्रोलाइट वीक है तो इक्विलिब्रियम में होगा, नो डाउट बेसिक है तो वीक बेस ना। तो जब कोई वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस सोल्यूशन में एक साथ प्रेजेंट होगा तो क्या करेंगे? वीक बेस, मुझे पता है ये बेसिक है, जब कोई सोल्यूशन में वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस एक साथ प्रेजेंट है तो मैं क्या करूंगा भाई? रिजल्टिंग कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर लो स्ट्रॉन्ग का और पीएच बता दो। ये बात अपन कभी नहीं बोलेंगे, जो मर्जी चाहे उसमें होता रहे, मुझे मतलब आपने कहा अगर एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है वीक बेस है, कंसंट्रेशन हमेशा हमें OH माइनस आयन कंसंट्रेशन किसका लेना है? स्ट्रॉन्ग का, उससे पर पीएच बता रहे। तो फिर इसका क्या रोल होगा? एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना होगा तो कर लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। लेकिन पीएच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, मैक्सिमम अगर इसको कंसिडर करेंगे ना सारा का सारा कि नहीं नहीं मैं तो इसको भी कंसिडर करूंगा, मैक्सिमम डिफरेंस होगा तो 0.1 का होगा, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए अपन निगलेक्ट कर रहे हैं कि चलो भाई कैलकुलेशन करते हैं फटाफट, जेई में भी वही कैलकुलेशन आते हैं निगलेक्ट करके कैलकुलेट करते हैं। और हो सकता है मतलब मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी अपन बता सकते हैं, लेकिन एक बार अपन को आयनिक पूरा आइडिया है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताओ तो फटाफट आ जाए। शुरू में तो अपन को यही है कि भाई करना क्या है सर, पहले ये तो बताओ सोल्यूशन ही दिख रहे हैं, वो भी नहीं दिख रहे अभी तो बोर्ड पे, मतलब बस ट्रांसपेरेंट ऐसे लगता है जैसे हवा में चल रहा है सर। तो अपन को एक बात हमेशा पता रहेगा, अगर किसी सोल्यूशन में ना वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, भैया स्ट्रॉन्ग एसिड से कैलकुलेशन करूंगा, वीक बेस है स्ट्रॉन्ग बेस है, मैं तो अपने सारे कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग बेस से करूंगा। वीक बेस में अगर आपको किसी का आयन वाइन का कंसंट्रेशन पूछना है तो आप बता दो कौन सा बेस है, जो डाइप्रोटिक और ट्राइप्रोटिक वाले कंसेप्ट बताए आपने उससे बता दो, उससे अपने कैलकुलेशन कर ले। इसकी बात करते हैं तो अपन कहते हैं भाई ठीक है, मैं लिखता हूं पीएच फॉर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे अभी अपन ने लिखा था। मेरे पास CH3COH है और मैंने इसको स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रलाइज किया, अब मेरे पास CH3CONa है और H2O है। तो मेरे पास ना मैंने क्या किया था कि मेरे पास बीकर में अब ना ये सारा का सारा एक नाम होता है टाइट्रेशंस, वो है पूरा का पूरा ये इक्विलिब्रियम। स्कूल में टाइट्रेशन किए तुम लोगों ने? वो ब्यूरेट पेपर टेस्ट का कुछ किया स्कूल में? देखा टाइट्रेशन? नहीं देखा। स्कूल बंद नहीं, 10th में भी करवाते हैं। नहीं किया। हाँ स्कूल नहीं गए वो तो मुझे पता है, 10th में तो करवाया होगा ना टाइट्रेशन? नहीं करवाया यार, बड़ा अच्छा स्कूल था। नहीं करवाया, कोई बात नहीं, अपन करेंगे और क्या। मैं तो मतलब हम लोग को तो 9th में ही करवा दिया था, 9 10th में। चलो ठीक है कोई बात नहीं, मेरा स्कूल बेकार था इसका मतलब, मुझे ज्यादा पढ़ाते थे, इसका मतलब उन्होंने मुझे सजा दी। रुको जब जाऊंगा तो बताऊंगा उनको। चलो देखते हैं अपन है। तो अपन कहेंगे अब हमारे पास ना ये दोनों प्रेजेंट है, सपोज करते हैं ठीक है।
टाइट्रेशन ठीक है, पर मतलब उसको देखेंगे, शेयर कर लूंगा मैं, टाइट्रेशन आपको बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम। अपन क्या करेंगे, मेरे पास ये गिवन है, मेरे पास ऐसे मैं बना रहा था ऐसे, मेरे पास ऐसे मैंने एक बीकर में सपोज करते हैं अपन 50 ml ऑफ 0.1 मोलर CH3COH ले लिया, ये ले लिया, और फिर इसको न्यूट्रलाइज करने वाला हूं मैं। तो इसको न्यूट्रलाइज करूंगा कैसे, एक मतलब ऐसे ब्यूरेट होता है जो एक पाइप जैसे होता है, और उसमें से अपन को धीरे धीरे उसमें ऐड करना होता है, उससे NaOH, इसको ब्यूरेट कहते हैं। यहाँ पर एक नॉब लगा होता है जिसको अपन ऐसे रोटेट करके खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, यहाँ पर एक नॉब लगा होता है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें NaOH को फिल कर लेते हैं, और वो 0 ml ऐसे लिखा होता है। मैंने इसका मिलीमोल्स ले लिया 50 इंटू 0.1, मतलब मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इज मिलीमोल्स, इसके मिलीमोल्स अपन को पता है। अब अगर इसका कंसंट्रेशन आप मुझे दे दोगे, सपोज मैंने कहा आपसे कि मेरे पास इसका 0.2 कंसंट्रेशन है, तो अपन कहेंगे बताओ इसका 0 ml है, कितना ml ऐड कर दें कि दोनों ये पूरा न्यूट्रलाइज हो जाए। तो अपन कहेंगे देखो भाई, अगर मुझे केमिकल रिएक्शन पता है ना, तो मिलीमोल्स ऑफ CH3COH विल बी इक्वल टू मिलीमोल्स ऑफ NaOH। मिलीमोल्स ऑफ CH3COH इज इक्वल टू मिलीमोल्स ऑफ NaOH। तो इसमें मैं ऐसे लिख लूंगा M1V1 is millimoles of CH3COH is equal to M2V2 is millimoles of NaOH। इसके मिलीमोल्स कितने हैं 50 इंटू 0.1, इसके मिलीमोल्स कितने हैं, मोलारिटी दे रखा है, वॉल्यूम आप खुद कैलकुलेट कर लो कितना रिक्वायर्ड होगा। लो भाई आ गया 25 ml चाहिए मुझे, तो इसको 25 ml डालूंगा तो ये सारा का सारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एंड दैट पॉइंट जब ये न्यूट्रलाइज हो गया कंप्लीटली इससे, उसको अपन कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, या फिर इक्विवेलेंस पॉइंट भी होता है, उसको अपन न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट भी कहते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट भी कहते हैं। तो अगर मान लो मैंने इसका मतलब, अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसमें अब जरूरी नहीं कि यही बताऊंगा मैं मुझे तो इक्विवेलेंट मतलब दोनों को न्यूट्रलाइज करना था, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं। अच्छा बताओ ये 0.1 होगा तो कितना रिक्वायर्ड होगा, तो बताइए उसमें क्या, ये भी 0.1, चलो V2 ले लो 50 ml हो गया, अगर 0.1 लोगे तो 50 हो जाएगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, ये 50 इंटू 0.1 है, अगर इसका भी 50 मोलर होगा तो मैं 50 इंटू 0.1 ये भी है, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो जितने मिलीमोल्स इसके थे उतने ही मिलीमोल्स इसके हैं, और उतने ही मिलीमोल्स इसके बन जाएंगे। ये 50 इंटू 0.1 बन जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बस जितने मिलीमोल्स इसके थे उतना ही वॉल्यूम मैंने 50 ml इससे डाल देना है इसको, तो दोनों के जितने मिलीमोल्स की जगह मोल्स लिख लो, 1 mole reacts with 1 mole to form 1 mole of salt। तो 15 to 0.1 मतलब 5 moles react with 5 moles to form 5 moles of gas। तो ये मिलीमोल्स थे क्योंकि मोलारिटी इंटू वॉल्यूम मिलीमोल्स होता है, और मोलारिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000 मोल्स होता है, वो अपन ने पढ़ा हुआ है। अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि चलो भाई ठीक है, ये ब्यूरेट टाइट्रेशन है, अपन स्कूल में करते हैं, ये नाम इसका टाइट्रेशन होता है, इसको मैं और भी डिटेल में बताऊंगा। अभी मेरे पास ये है कि हमने इसको इससे रिएक्ट करवाया तो ये इतना बन गया और ये दोनों खत्म हो गए, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है, तो अपन कहेंगे ठीक है, इसका मिलीमोल्स आपके पास है, मतलब M इंटू V है, आपको कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो आपने कहा था आपके पास 50 ml एसिटिक एसिड है CH3COH, और इसमें आपने 50 इंटू 0.1 NaOH डाल दिया, तो दोनों मिलके मेरे पास ये बन गया 50, लेकिन इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 100 ml। तो इसका मतलब है कि अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसके मिलीमोल्स कितने होंगे और M इंटू V कर लूंगा, M इंटू V होता है मिलीमोल्स, तो मेरे पास सॉल्ट के मिलीमोल्स है 50 इंटू, ये मिलीमोल्स है। अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो आप टोटल वॉल्यूम ले लो,
कितने वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेशन बताना है, 50 ml में, तो फिर कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट 1 है। लेकिन अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, क्योंकि अपन के पास 50 ml था, ये 50 ml इसको भी डाल दिया, तो टोटल वॉल्यूम तो 100 ml हो गया। अगर 100 ml हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम अपने पास कितना 100 था, तो M2 अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो M2 जो होगा वो रिजल्टिंग कॉन्सेंट्रेशन होगा। M2 जो होगा वो हमेशा रिजल्टिंग कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो अपन बता देंगे रिजल्टिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर मुझसे इसके लिए C पूछोगे तो ये मिलीमोल्स हैं, और अगर C पूछोगे तो डिवाइड बाय 100 कर, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट। अच्छी बात है, समझ में आ गया भाई। ये न्यूट्रलाइजेशन तो अपन कर रहे थे अब तक, यही तो पढ़ रहे थे अपन। भाई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में भी पढ़ा अपन ने शुरू में, जो पीएच कैलकुलेशन फॉर एसिड और बेस, और फिर वीक एसिड के लिए कैलकुलेट किया लाइक दैट। अब सॉल्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा अब देखो, मैं इतना सारा जो बताया वो सब एक कॉमन सेंस के लिए कि भाई करना क्या है। अपन क्या करेंगे, आपको इक्विवेलेंस पॉइंट भी पता चल गया है। इक्विवेलेंस पॉइंट में क्या होता है, एसिड बेस के इक्विवेलेंस बराबर, जितने मिलीमोल्स एसिड के उतने मिलीमोल्स बेस के होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस पॉइंट और न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, ये टाइट्रेशन पॉइंट, एक ही बात। अब अपन कहेंगे इसका पीएच बताओ, तो अपन कहेंगे पीएच कैसे बताएं, ये दोनों तो खत्म हो गए, मेरे पास सिर्फ सॉल्ट है। हाँ, तो जब सोल्यूशन में सिर्फ सॉल्ट बचेगा तो उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। अब सोल्यूशन में अपने पास सिर्फ सॉल्ट है तो हाइड्रोलिसिस करो उसका, क्योंकि अब तो पीएच हम उसका हाइड्रोलिसिस से ही बता सकते हैं। अब यहां पर अपना स्मार्टनेस कैसे, भाई मुझे पता है दोनों कैटायन एनायन में से किसका हाइड्रोलिसिस होगा। Na तो स्पेक्ट्रोट्राइन, उसका कुछ नहीं होगा। एस्टेटाइन का हाइड्रोलिसिस होगा, तो अपन कहेंगे ठीक। to calculate pH upon इसका so calculate pH by hydrolysis. Now calculate pH by hydrolysis. तो मैं हाइड्रोलिसिस कर लेता हूं कैसे, मेरे पास CH3CO नेगेटिव गिवन है, इसी का वाटर के साथ रिएक्शन होगा, तो मैं इक्विलिब्रियम अटेन करता हूं और इसमें CH3COH लिखता हूं प्लस OH माइनस। इक्विलिब्रियम लिखा है तो इसका Kc भी होगा, तो उसके Kc को अपन बोलेंगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH। ठीक है, अपन कहेंगे देखो इसका कंसंट्रेशन मुझे पता है, वो मैं चेक कर लूंगा। अगर आप दोनों ऐड करोगे तो मुझे पता है कि कैसे कैलकुलेट करना है M1 V1 M2 V2 से। और अगर आपने डायरेक्टली दे रखा है कि इसका 0.1 मोलर कंसंट्रेशन पहले से या 0.2 दे रखा है कोई भी कंसंट्रेशन, तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं कि टोटल वॉल्यूम देखो ये सब देखो। लेकिन जो भी है सोल्यूशन में, मुझे रिजल्टिंग सोल्यूशन में चाहिए उसका कंसंट्रेशन, तो हम इसी करेंगे। ये C है 0 0 CH CH C into 1। भाई ये अल्फा से H पे कहां आ गए, तो अपन कहेंगे देखो भाई इसका डिसोसिएशन थोड़ी हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका हाइड्रोलिसिस हुआ, तो H इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। मतलब जितना C था उससे कितना परसेंट हाइड्रोलाइज हो गया, मीनिंग वही रहेगा। अब अल्फा भी लिखो तो क्या फर्क पड़ेगा, बस अल्फा को बोल देना कि भाई यहाँ डिसोसिएशन नहीं है, वो हाइड्रोलिसिस है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। फिर H डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अपन अल्फा लिखते तो भी अपने लिए और भी आसान होता थोड़ा, आज एच को अपन को देखना नहीं पड़ता, अल्फा लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो जनरली अल्फा ही लिखता हूँ, बुक्स वगैरह में वो एच लिखते हैं, इसलिए मतलब थोड़ा सा स्टूडेंट को लगे अरे सर ने एच नहीं लिखा ऐसे, तो मतलब वैसे ही लिख देते हैं चलो, क्योंकि डिसोसिएशन थोड़ी हो रहा है, इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो हमने अल्फा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोलिसिस ले लिया। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई मान लिया, पहले तो आप ये बताओ कि भाई KH तो मुझे ऐसे दिख रहा है, COH OH माइनस साइन डिवाइडेड बाय एस्टेट, पानी को तो लेंगे नहीं, व्हाइट एस
सॉल्वेंट और वो मीडियम है, केसी में इंक्लूड नहीं होता, वो तो अपन को पहले से पता है। इसलिए तो आप अब तक जितने भी आप पढ़ाते रहे उसमें वाटर का यूज इसलिए तो नहीं कर रहे थे, इसलिए तो आप बता रहे थे कि भाई H प्लस आइन में जहां भी लिख रहा हूं उसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, क्योंकि पानी में H प्लस आइन और OH नेगेटिव आइन एक ही बात। तो अपन क्या करेंगे, अपन ना इसको ऐसे करते हैं, मल्टीप्लाई बाय H प्लस आइन in numerator and denominator. And denominator. अपन कहेंगे उससे क्या फायदा मुझे, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई चलो कर लेते हैं, आप अगर कह रहे हो तो इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास ऐसा KH will be equal to concentration of CH3COH into concentration of OH minus ion divided by concentration of CH3CO negative into आपने कहा H प्लस आइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन कर दी। अपन ने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में H प्लस आइन से मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब वो थोड़ा सा, अरे मुझे स्पेस थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है एक्सप्लेनेशन के लिए, वैसे इसलिए हो जाता है, चलेगा अपन मतलब उसको ऐसे रख लेते हैं, हो गया हो गया। अब ऊपर वाला अपन को चाहिए भी नहीं अभी, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, देखो हमें एक बात बताए, अगर कोई अपन को ऐसे लिख के बताए तो अपन इसका Ka ऐसे लिखेंगे, CH3CO नेगेटिव आयन इनटू H प्लस आयन डिवाइडेड बाय CH3COH लिखेंगे ना। और अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा तो अपन कहेंगे ठीक है, आपने रिएक्शन को रिवर्स किया होगा, मैं 1/Ka कर लूंगा, ये लो। तो अपन कहेंगे फिर तो ठीक है, दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय दिस इज Ka, यहां पर रिवर्स लिखा हुआ है, ये 1/Ka लिखा हुआ, this upon this into this is 1/Ka for instance, and this into this अपन सबको पता क्या है अपने पास 1/Ka into this into this is Kw, मतलब मेरे पास क्या आ गया, therefore I can write that Kh will be equal to Kw upon Ka। अच्छा, तो इससे मैं क्या समझू भाई, इससे आप ये समझो कि Kw तो कांस्टेंट होता है, मतलब जितना छोटा वैल्यू K का होगा उतना ही ज्यादा KH का वैल्यू होगा। अच्छा, छोटा वैल्यू K का कब होगा, जब वीक एसिड होगा, सो वीकर द एसिड मोर विल बी इट्स हाइड्रोलाइसिस, जितना ज्यादा वीक एसिड होगा ना पानी के साथ उसकी एफिनिटी उतनी ही ज्यादा होगी। वीकर द एसिड स्ट्रॉन्गर द कॉन्जुगेटेड बेस, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस हैव मोर एफिनिटी फॉर वाटर, उसका हाइड्रोलाइसिस भी उतना ज्यादा हो। ठीक है, इसका मतलब अगर मुझे दो वीक एसिड गिवन है और मुझसे कहा जाए कि किसके आयन का ज्यादा हाइड्रोलिसिस होगा, तो मैं सीधा बता सकता हूं के वैल्यू को देख के, जिसका वैल्यू के वैल्यू छोटा है उसका हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा, उसका हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा, पानी के साथ रिएक्शन उसका ज्यादा होगा, तो OH कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। OH ज्यादा होने का मतलब है कि POH कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना, H प्लस आयन और पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल, OH माइनस आयन एंड POH इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब उस टाइप का तो नहीं भूल सकते, ठीक है। तो ठीक है भाई, मतलब मुझे एक ये मिल गया कि मुझे के क्या करना है, मतलब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है।
अब मैं अपनी कंसेप्ट यहां भी ऐसे कर सकता हूं। वी नो दैट KH will be equal to that is KW upon KA, लेकिन अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH into CH divided by C into 1 minus H. ये KH होगा, this into this divided by this. C तो कैंसिल हो गया, CH स्क्वायर 1 minus H. अगर आप ये बोल दो कि अगर 1 minus that is H is less than 0.1, then I can say that 1 minus H is nearly 1. Therefore, I can write that KH will be equal to CH square, or I can write that H will be equal to under root of KH upon C. ये तो कुछ जाना पहचाना इक्वेशन लिख रहा है। हाँ, अगर एसिड होता तो KH की जगह KA by C होता, बेस होता, वीक बेस होता तो KB by C होता। तो अपने पास हाइड्रोलिसिस मतलब मैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैलकुलेट कर सकता हूँ, कितना हाइड्रोलिसिस हुआ इसका, एनाइन का हाइड्रोलिसिस कितना हुआ। तो मुझे क्या करना है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के लिए मुझे KH अपॉन C कैलकुलेट करना है, और KH क्या होता है, KW अपॉन K। KW मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, और वीक एसिड के लिए मुझे KA गिवन होगा, मतलब मैं अपने आप KH कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब बस कंसंट्रेशन बताओ कितना है, मैं अपना कैलकुलेशन कर देता हूँ। अब अपन कहेंगे कि टू कैलकुलेट द पीएच, अगर मुझे पीएच कैलकुलेट करना है तो सोल्यूशन में OH तो दिख रहा है मुझे, फिर किसी भी सोल्यूशन में अगर पीएच कैलकुलेट करना है ना, तो मुझे या तो डायरेक्टली H प्लस आइन मिल जाए या मुझे OH नेगेटिव आइन मिल जाए, तो भी मैं पीएच कैलकुलेट कर दूंगा। तो अपने पास क्या होगा, अपने पास गिवन होगा टू कैलकुलेट द पीएच, मुझे सोल्यूशन में OH दिख रहा है तो लिख लो CH, और H मुझे पता है, तो फिर ठीक है, आई विल राइट दैट OH माइनस साइन विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KH into C, और KH को अपन क्या लिख सकते हैं, KW अपन K into C। ऐसे लिख सकता हूं, ये हो गया। अगर पीएच आ गया, पीओएच आ गया तो पीएच आ गया, ओएच आ गया तो पीओएच आ ही जाएगा। मैं किसी भी सोल्यूशन में आपको बस इसी फॉर्मूले तक लेके जाऊंगा, या तो उस सोल्यूशन में OH बता दूंगा आपको कैसे कैलकुलेट करना है, या H प्लस आइन बता दूंगा कैसे कैलकुलेट करना है। जब मुझसे कोई सोल्यूशन का पीएच पूछेगा तो मुझे कहीं से भी बस ये पता चल जाए कि इसमें OH और H प्लस आइन कहां से दिख सकते हैं। मुझे सॉल्ट बेसिक था, मुझे पता चल गया था, मुझे बेसिक सॉल्ट है, मुझे पीओएच मिल जाएगा, और सॉल्ट को देख के पता चल गया था किसका हाइड्रोलिसिस होगा, सो OH मिल गया। OH मिल गया तो मुझे पता है कि भाई OH माइनस साइन विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KH इनटू C। अच्छा भाई, अगर वीक बेस होता तो अंडर रूट ऑफ KB इनटू C लिखते ना, वीक एसिड होता तो अंडर रूट ऑफ KA इनटू C लिखते। हाँ, तो अगर सॉल्ट है तो हाँ, तो KB की जगह KH कर दूंगा, तो फॉर्मूले भी याद होगा। बेसिक सॉल्ट है तो OH माइनस साइन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KH इनटू C। एसिडिक सॉल्ट होता तो H प्लस साइन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KH इनटू C कर देते। ये बेसिक सॉल्ट था इसलिए OH लिखा। ये अपना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस था फॉर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब पहले एक क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन बात करेंगे वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। एक क्वेश्चन लिखो, फिफ्टी ml of acetic acid, 50 ml of 0.1 molar acetic acid, 50 ml of 0.1 molar acetic acid requires 50 ml of 0.1 molar acetic acid requires 0.2 molar
0.2 molar NaOH for complete neutralization. 0.2 molar NaOH for complete neutralization. Calculate the pH of solution. Calculate the pH of solution if Ka for acetic acid is, अपन को पता है, नहीं भी दोगे तो भी हमें पता है क्या आता है. If the Ka for acetic acid is 1.8 into 10 to the power of minus 5. 1.8 into 10 to the power of minus 5. Ka for acetic acid is 1.8 into 10 to the power minus 5. लिखो भाई, कैलकुलेट करो. हो गया ना? बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया आपने. इसका 0.2 मोलर दिया, तो फिर इसका वॉल्यूम जो होगा ना टोटल, वो 25 यूज होगा, क्योंकि जितने मिलीमोल्स इसके होंगे उतने इसके भी होंगे. तो आपका कॉन्सेंट्रेशन दे दिया मैंने ऐसे, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन होगा, क्योंकि इसका सिर्फ 25 ml यूज होगा ना, बाकी सारा का सारा ये लिखा हुआ. बाकी आप मुझसे पूछते इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बताओ, तो कहता ये है, that will be equal to what? We'll say that, है ना, 10 की पावर minus 14 डिवाइड बाय 1.8 into 10 की पावर minus 9. सो अपन कहते हैं 10 की पावर minus 9 और 1/18 कर लेते हैं. 1/18 करेंगे तो 10 की पावर minus 9 में एक 10 ऊपर लेके 10 की पावर minus 1, तो 1/18 into 10 की पावर minus 8 हो जाता है. फिर कैलकुलेट कर लेते हैं 1/18 कितना, ऑलमोस्ट, मतलब इसको 0.00 ऐसे कुछ कर लेते हैं, 100 बनाते हैं और फिर कैलकुलेट कर लेते हैं. डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैलकुलेट करने के लिए बोलते तो Kw अपॉन C करता, और Kw अपने लिए 10 की पावर minus 8 डिवाइड बाय 18 होता, और मल्टीप्लाई बाय C कितना होता, 1/C. C अपने पास आता ये, सो 5/75 ना, 5/75 का मतलब हो जाता 1/50. तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं. 1/50 कर लेते हैं. फिर आपने मुझसे पूछा OH माइनस साइन. OH माइनस साइन विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KH इंटू C. दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KH, तो मेरे पास था 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाय 1.8.
इंटू सी जो होगा वो होगा, ये 1/c था ना अपने पास, अपन ने कुछ गड़बड़ किया है, 1/c है ना ये तो। हाँ तो ये 1/c का मतलब ये 1/15 वो था ना अपने पास, तो अपन को क्या करना है 1/15, 1/15 तो ऊपर 15 से मल्टीप्लाई करना है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बिल्कुल ये था ना अपने पास, अपन ने कैलकुलेट किया था ना डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। सी यहां पर हो जाएगा अपने पास, सी इज 1/15 यहां पर कर लेंगे, और ये अपने पास 1/8 आता था, ये 18 किया था आपने, ये किया था कैलकुलेशन करके बता दें। अब इसमें अपन एक थोड़ा सा अपन और इजी बना सकते हैं। कैसे? अपन कहेंगे देखो मुझे ना ये पता है कि OH माइनस साइन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KW डिवाइडेड बाय KA इंटू सी। तो अपन इसको POH में कन्वर्ट कर देते हैं, दोनों तरफ माइनस लॉग लेते हैं, इसका माइनस लॉग ले लेते हैं, माइनस लॉग OH माइनस है, इधर भी माइनस लॉग ले लेते हैं, तो माइनस लॉग वो रूट के लिए अपन 1/2 ले लेते हैं, क्योंकि वो पावर 1/2 होगा ना, तो माइनस लॉग का पावर 1/2 हो जाएगा, तो अपन क्या करेंगे 1/2 बाहर ले लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे माइनस लॉग ऑफ, मैं माइनस साइन बाहर लिख लेता हूं पहले, कॉमन लेके माइनस लॉग के लिए, और पहले इसका लॉग ले लेता हूं, माइनस बाद में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो पहले लॉग ऑफ KW करूंगा, डिवाइडेड है तो माइनस लॉग ऑफ KA, और मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस लॉग ऑफ C। अब ये तो POH हो गया, अब माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं 1/2, माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस लॉग ऑफ KW मतलब PKW है, ये क्या है भाई? हाँ तो अपन ने लिखा था माइनस लॉग ऑफ, अगर KA इज PKA माइनस लॉग ऑफ H प्लस आई इज इक्वल टू PH, P की पावर ये वाला कंसंट्रेशन, तो मैंने P की पावर इसको लिख दिया माइनस, एक ये भी माइनस है और एक ये भी माइनस है, तो माइनस लॉग ऑफ KA क्या होता है PKA, जैसे अपन ने ना इधर माइनस लॉग ऑफ KW लिखा है तो PKW लिखा है। अब इस माइनस साइन को अपन क्या करते हैं, इस माइनस साइन को वैसे रखते हैं, इस वाले माइनस साइन को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो PK हो जाएगा, और ये माइनस साइन को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस लॉग ऑफ C हो जाएगा, ये आ गया। अब ये बड़ा इजी है, कैसे? कोई POH है 1/2, PKW इज 14 भाई, 14 क्यों? क्योंकि अगर ये KW होता तो अपन PKW लिखते हैं इसको, तो KW कितना है 10 की पावर माइनस 14, तो माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस 14 इज 14, हो जाता ना ऐसे। फिर अपन क्या करते हैं, तो अपन कहते हैं माइनस PKA। अब इसमें ना मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्या करूंगा, जैसे इस बार मैंने K दिया ना, तो इसका PK ले लूंगा, 4.74 होता है, 4.74 होता है, और 5 माइनस लॉग ऑफ 1.8, और लॉग ऑफ 1.8 0.26 होता है। तो मैं आपको मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्टली दे दूंगा PK इज इक्वल टू 4.74, तो फिर इसमें ज्यादा फायदा है फिर तो खुद को, ये मुझे पता था 4.74। अब मुझे सिर्फ लॉग ऑफ C चाहिए था, और C अपन को पता था 1/15 है, 1/15 है, तो फिर अपन को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं जाती। क्यों? क्योंकि अपन को पता ना, इसको अपन क्या करते हैं, ये तो अपन को पता था क्या करना है, इसको अपन क्या कर लेते हैं 15 को लिख लेते हैं अपन log 5 इंटू log 3, और 5 और 3 अपन दोनों पता है, 5 इज 0.7 क्योंकि 0.69 होता है तो अपन 0.7 लेते हैं, और 3 इज 0.48, दोनों अपन को पता थे, कैलकुलेशन आ गया। मतलब इस कैलकुलेशन से बचने के लिए अपन ने ऐसा कर लिया, तो फटाफट आ जाएगा ना फिर।
और अगर ऐसा कर सकते हैं तो गलती नहीं करना कैलकुलेशन में, आप ऐसे कर सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन आपको ये लिखना आना चाहिए, जो मैंने ये वाला पार्ट बताया ना, ये आपको लिखना आना चाहिए। सभी इक्वेशन के लिए लिख सकते हो आप, h प्लस साइन और OH नेगेटिव आइन। लेकिन एक बात ध्यान रखना, रूट के लिए 1/2 और माइनस साइन पहले बाहर लेके रखना, पहले लॉग ले लेना और उसके बाद अंदर मल्टीप्लाई करना आप माइनस को, क्योंकि मुझे गलती बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं आपको हर बार यहां तक लेके छोड़ दूंगा, ये आपको अपने आप लिखना आना चाहिए। मैं बताऊंगा अभी जिसके लिए आप करोगे बाद में, बाकी कैलकुलेशन तो मैं बता ही सकता हूँ। तो चलो भाई, अपने पास आंसर आ गया, मैं इसको लिख देता हूँ, आंसर तो निकाल ही देते हैं फटाफट। POH विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 14 माइनस 4.76, तो 9.26 आ गया। माइनस इसको कर लेते हैं अपन, क्या मैं ये माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, log of 1 माइनस log of 2 इंटू 3 इंटू 5, तो log 3 प्लस log 5, तो ये कर देते हैं अपन। तो ये वाला पार्ट तो अपन को 1/2 गिवन है, अब वो 9.26 गिवन है, माइनस log 1 ले लेते हैं उसको, log 1 तो 0 होता है और माइनस करेंगे इधर, तो log ऑफ हो जाएगा अपने पास कितना, log 3 होता है, log 3 प्लस ये पूरा ऐसे कर देते हैं, तो log 3 प्लस log 5, तो ये टोटल कितना आ जाएगा अपने पास 0.7 प्लस 0.48, ये आ जाएगा अपने पास। मैंने उसको कैलकुलेट ही कर दिया। सो माइनस ऑफ log 3 माइनस ऑफ log 5, ये आ रहा है अपने पास। तो इसको log 3 माइनस ना, तो माइनस 0.48 माइनस 0.69, तो 7, ये लो भाई, ये आ गया अपने पास। तो ये आ गया अपने पास 9.26 1/2, ये है अपने पास। तो इसको दोनों को ऐड करके माइनस साइन में लिखते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपने पास, तो इसको कर देते हैं भाई। तो 1/2 POH आ गया अपने पास। तो आप कैलकुलेट कर लो, इसमें कितना आ गया अपने पास 9.26, और ये कितना आ गया अपने पास 0.48, का मतलब हो गया 1.18 माइनस और प्लस हो जाएगा 1.18, ये आ गया 1.18। तो इसको ऐड करो और डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ऐड करेंगे तो 10.3 नहीं 4 and 4 डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 5.22 आ गया अपने पास। तो ये मेरे पास आ गया 5.2, ये POH है। माइनस करो 14 से, तो PH आ गया, आंसर आ गया। इधर भी अपन यही करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, पहले OH निकालते हैं, बाद में माइनस लॉग ले लेते हैं, तो POH OH आ जाता, और उसके बाद अपन PH करते हैं। ये आपका कैलकुलेशन। तो ठीक है, अपन कैलकुलेट करके बता सकते हैं। अब दूसरा लिखते हैं अपन, PH कैलकुलेशन फॉर वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। वैसे मुझे कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी इसमें, मतलब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए मैं सीधा ही बोल सकता हूँ OH माइनस आइन, जैसे लिखे ना वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब ये एसिडिक सॉल्ट होगा। सॉल्ट एसिडिक होगा तो अब OH की जगह H प्लस आइन होगा, अंडर रूट ऑफ KW अपॉन K। अब वीक बेस है तो K भी होगा मल्टीप्लाई बाई। लो भैया आ गया। बेसिक सॉल्ट के लिए आपने OH लिखा था, मैंने अब H प्लस आइन लिख लिया, और K लिखा था आपने बेसिक सॉल्ट के लिए, तो मैंने K भी कर दिया एसिडिक सॉल्ट। अच्छा ठीक है, कैलकुलेट करके बताओ, तो वो लिखा रहने देते हैं, चलो देखते हैं अपन। अब अपने पास ऐसे थोड़ा लिखता हूँ मैं, अब आपको एक आइडिया तो है ही। तो अपन कहेंगे भाई वीक बेस, चलो ले लिया मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको HCl से रिएक्ट करवाया तो अमोनियम क्लोराइड बना। मेरे पास सिर्फ इसका कॉन्सेंट्रेशन सी है, दोनों खत्म हो गए। जैसे लिख सकते हैं अपन 50 into 0.1 50 into 0.1, वी गॉट दैट कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे। मुझे पता है सिर्फ इसका हाइड्रोलिसिस होगा, Cl माइनस आइन इज अ स्पेक्टेड ट्राइन, ओनली अमोनियम आइन विल गेट हाइड्रोलाइज्ड। तो इसके लिए मुझे क्या मिलेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सॉल्यूशन में H प्लस आएगा, और इसके लिए मुझे KH।
इसका कंसंट्रेशन C है, ये 0, ये 0, ये CH, ये CH, ये हो जाएगा C × 1। मैं KH लिखूंगा तो मेरे पास आएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। अब इसमें आप क्या करोगे, जैसे इधर H+ आयन है तो KW बनाने के लिए आप इसको OH से मल्टीप्लाई करवाओगे, तो मेरे पास क्या आएगा, this into this is KW, this into this divide by this is KB for ammonium hydroxide, weak base है, this into this divided by this is KB for ammonium hydroxide, ये इनवर्स लिखा हुआ है तो मैं राइट लिखूंगा। अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐसे होता ना अपने पास तो अपन इसको डिसोसिएट करते हैं ना और ऐसे लिखते हैं, और अपन कहते हैं दिस इनटू दिस डिवाइड बाय दिस इज केबी, डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अपन को यहाँ पर लिखा हुआ है दिस अपॉन दिस इनटू दिस, तो 1 अपन कर देंगे केबी, तो किया अपन ने केबी 1 अपन, ठीक है। तो अपन को पता चल गया कि भाई देखो KH इज इक्वल टू KW अपॉन केबी, ये अपन को पता चल गया। अब क्या, तो अपन कहेंगे अब कैलकुलेट करते हैं अपन भाई डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। सो KH will be equal to CH into CH divided by C into 1 minus H. If H is less than 0.1, then KH will be equal to CH square or H will be equal to under root of KH by C. ये अपन बता दें, क्योंकि H is less than 0.1 का मतलब ये तो कैंसिल हो गया था, तो 1 minus H will be equal to 1, ठीक है। Now I'll write that इसमें H plus sign ये अपन को दिख रहा है, H plus sign will be equal to CH, C into under root of KH by C. So that will be equal to under root of KH into C. Therefore, H plus sign is equal to under root of KW, KH तो ये होता है KB into C, लो भाई H plus हो गया। अब इसको पीएच के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ ले लेते हैं अपन माइनस लॉग, तो पीएच के फॉर्म में लिख लेंगे। तो पीएच के फॉर्म में क्या आएगा, तो अपन कहेंगे भाई ये चेंज हो जाएगा बस, तो ये लो हो गया, ये हो जाएगा बस, क्योंकि यहाँ पर आपने बस ये चेंज किया था, इसकी जगह H प्लस साइन आ जाएगा, ये लो हो गया। ये पीएच की जगह ये लिख लेंगे फॉर अ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बन जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर ले, कैलकुलेट द dissociation constant for weak acid, weak base, constant for 0.1 molar weak base for, अब weak base में कोई भी बता सकता हूँ, चलो अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख लो। If its degree of hydrolysis is 25%, बताओ भाई क्या करेंगे, ये मुझे क्या डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब केबी होता है, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट,
क्या करेंगे? आ गया आंसर? अपन को कंसंट्रेशन गिवन है 0.1 और अपन को H गिवन है 0.25 डिवाइड बाय 100% था ना, तो डिवाइड बाय 100 करूंगा तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। तो ठीक है, ये गिवन तो है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है, कंसंट्रेशन है, तो मैं KH कैलकुलेट कर सकता हूं। तो H will be equal to under root of KH by C, so I can write that under root of KH is KW upon KB into 1 by C, ये हो जाएगा। ये मुझे गिवन था, कितना गिवन है? 0.2 ना, 0.25, सो 2.5 into 10 की पावर -3, ये गिवन है। ये अपन लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं 25 into 10 की पावर -4 लिख लेते हैं। तो अपनी मर्जी, जैसे आपने डेसिमल लिखा था मैंने वैसे कर दिया, तो 10 की पावर -4 ये आपने दे रखा है, एंड दैट विल बी इक्वल टू KW। KW तो मुझे पता है क्या होता है, 10 की पावर -4 डिवाइड बाय KB आपने पूछा है, और C आपने 10 की पावर -1 दे रखा है, ये अंडर रूट। तो पहले मैं रूट निकाल देता हूं, तो 625 हो जाएगा, इसके स्क्वायर ले लेते हैं, 10 की पावर -8 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 10 की पावर -14 डिवाइड बाय KB इंटू 10 की पावर -1, ये आ गया। इसको लिखता हूं 10 की पावर -13 था, -13 और 8 को कैंसिल करता हूं, तो इधर 10 की पावर -5 बच गया मेरे पास, तो KB इज इक्वल टू हो जाएगा 1/625 इंटू 10 की पावर -5, तो KB कैलकुलेट कर लूंगा, 1/625 को कैलकुलेट कर लेता हूँ ऐसे, बना के फिर बता देता हूँ कितना आएगा। तो 1/625 के लिए अपन क्या लिख लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू, भाई इसको 1000 बनाते हैं, इसको तो पहले अलग रखते हैं, 1/625 को कैलकुलेट कर लो, ये कितना होगा, उधर कर लो, उधर वो आप कर सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं। 0, फिर उसके बाद 1, 375 बचा, एक 0, तो 37 ना, 6 6 जो 36, 25 इंटू 6, 25 इंटू 6 मतलब 150, अब तो 6 टाइम आ गया, तो अपने पास आ गया ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, सो ये 1.6 इंटू 10 की पावर -3, और -5 पहले से है तो -8 कर बता दो, है ना, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस गिवन था ना। समझ में आया ना? ठीक है ना, किसी को डाउट है तो बोलेगा, हमको डाउट है।
इस रिएक्शन का क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन का रिएक्शन क्या होगा, तो अपन कहेंगे ना डिसीजन कांस्टेंट फॉर दिस और डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या होगा, इसके पहले जो लिखा था वही तो है भाई, तभी तो आपने इक्वेशन यूज कर लिया फटाफट, क्योंकि वो अमोनियम आयन विल रिएक्ट विद ना, यही तो होगा। ये रिएक्शन तो होगा। सी इसका गिवन था, ये सी एच है, ये सी एच है और ये सी इंटू 1 - H है। तो इसका के भी बताओ जब इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस इतना गिवन था अपन को 0.25%, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट पर। ये हो गया। अब वीक एसिड और वीक बेस की बात करते हैं कि भाई वीक एसिड और वीक बेस में क्या होगा, वो देख लो। ठीक है, तो अपन ना पहले, क्योंकि वीक एसिड और वीक बेस में थोड़ा टाइम लगेगा, 6 9 होगा, फिर आप इतना ही रखते हैं, इतना ही पढ़ते हैं। विल देयर बी ओसी क्लास टुमारो? नो, कल अपनी कोई क्लास है क्या? अपनी तो कोई क्लास नहीं है कल, कल तो संडे है ना, कोई क्लास नहीं होती कल ना। नहीं, मैंने कोई क्लास नहीं रखी, मैं क्यों रखूंगा क्लास? सर लास्ट क्लास में आपने बोला था। बोला था मैंने? यस नहीं, सर। लेकिन जब भी मैं बोलता हूँ कि क्लास रखनी है तो तुम लोग मतलब बताते हो हमारा काम है, हमें ये है वो है, तो मैंने कहा ठीक है, जो शेड्यूल क्लासेस है ना अपन उन्हीं को रखते हैं। तुम लोग काफी बिजी रहते हो, क्योंकि नहीं मुझे तो हमेशा ही क्लास रखनी है, लेकिन तुम लोगों के पास टाइम नहीं है ना, ये प्रॉब्लम है। मुझे तो क्लास रखनी थी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन तुम्हारे पास टाइम तो हो, कैसे रखें क्लास बताओ? फिर कल मॉर्निंग में तुम्हारा फिजिक्स का क्लास है 8 to 10 है ना, कल मॉर्निंग में तुम्हारा क्लास है ना फिजिक्स का, हाँ सर। तो फिर मतलब देखो कितने बिजी हो तुम लोग, कैसे कर सकते हैं? और उसके बाद फिर कल संडे है, तो एंजॉय भी करना है तुम लोगों को। हार्ड कॉपी मेरे ख्याल से ऑफिस में होगा ना, अपन ऑफिस में ले लो ना, उसमें से ऑफिस में से उठा लो, एक बार फोन करके पूछ लेना आप रमेश जी को, है ना? नहीं, ओसी तो आराम से हो जाएगा आपका, स्कूल के एग्जाम बहुत बाद में, 10 AM से एडीएस भी रखना चाहते हैं तो अब मैं 10 से ही रख सकता हूँ, अगर रख सकता हूँ तो मैं इवनिंग में तो नहीं रखूंगा, क्योंकि मॉर्निंग में तो 7 o'clock इज, ट्यूसडे इतना बढ़िया टाइम था, तुम लोगों ने मना कर दिया और ट्यूसडे सब खराब हो गया, वही एक दिन होता है इसलिए सब गड़बड़ होता है, इसलिए ट्यूसडे को तुम्हें मना नहीं करना चाहिए, आप चाहे सुबह 5 o'clock लगा दो, लेकिन लगा दो, है ना? अपन को कर लेना चाहिए, मतलब तुम लोग को एक आध दिन तो स्कूल भी मिस करने के लिए मतलब वो रहना चाहिए। पावर कट तो मैं मॉर्निंग में बोल रहा था, मॉर्निंग में थोड़ी पावर कट हो जाएगा, मतलब हर बार अपने पास ना एक्सक्यूज तो होंगे ही होंगे, एक बात याद रखना, तुम लोग एक्सक्यूज तो देते ही रहते हो मुझे, इसलिए मैंने बिल्कुल सोच रखा था मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, जो मतलब उसमें आएगा ना वैसे ही पढ़ाता रहूंगा बस। जो भी क्लास है उससे फर्क नहीं पड़ता है यार, तुम 5 क्लास लगाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें सिलेबस का टेंशन होना चाहिए, हमें ये टेंशन होना चाहिए कि मेरा एग्जाम कैसे होगा, मैं प्रिपरेशन कैसे कर पाऊंगा। मतलब अब तो मैं क्या बताऊं, मैं तो कल सुबह 7 o'clock से रात के 10 बजे तक पूरा पैक्ड, आज भी यही है, अभी क्लास छोड़ूंगा, 7 to 7:30 क्लास है, 7 to 8:30 क्लास है, फिर 9 to 10 सेमिनार, तो पूरा पैक, मतलब मैं कहाँ से टाइम दूं? तुम सोचो कि नहीं 9 बजे मतलब रख लेंगे क्लास, तो कुछ ना कुछ लगी हो ही जाता है, टाइम टेबल में करवा देना, ये सही कह रहा है कि टाइम टेबल में मॉर्निंग रख दो क्लास, पेरेंट्स एक दिन तो उठ ही जाएंगे, मैं उनसे बात कर लूंगा पेरेंट्स को कि भाई अगर सुबह भी उठना पड़े ना तो आप उठो सुबह, और बच्चों को भी उठाओ, मार के उठाओ, नहीं उठते तो मुझे बताओ, मतलब मुझे बताओगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई उठ जाए जरा।
मॉर्निंग में रख दिया करूंगा। कोटा में 18 जनवरी से ऑफलाइन हो रहा है। हाँ, कल शायद मैं भी कल आऊंगा ऑफिस, मतलब उधर पनवेल सेंटर में। सोच रहा हूँ कल आऊंगा, कुछ बच्चे मतलब आएंगे, अगर किसी को मिलना है तो मिल सकता है। इसलिए तो मैं क्लास नहीं रख पा रहा ना, क्योंकि कल मैं फिर वहां भी आऊंगा थोड़ा बैठने के लिए। मॉर्निंग में कैसे करेंगे अपन? ट्यूसडे मॉर्निंग तो क्लास रख ही दिया करूंगा मैं हमेशा, 6 to 8 इस टाइप से। 6 to 8 क्यों? मेरा मॉर्निंग में क्लास होता है एक्चुअली। हाँ ठीक है, फिर भी मैं कहीं ना कहीं वहां एडजस्ट कर दूंगा। हाँ, ऑफलाइन में करेंगे ना अपन क्लास, अगर एक बार परमिशन दे देना गवर्नमेंट, अपन तुरंत ऑफलाइन कर लेंगे। और टाइम टेबल रख दूंगा। और कल का क्लास अगर एडीएस सब नहीं ले रहे हैं 10 बजे, तो मैं 10 बजे ले लूंगा। कल मैं आऊंगा अगर, तो मैं 1 o'clock के आसपास आऊंगा। अगर कल एडीएस सर 10 o'clock नहीं लेंगे तो मैं मतलब ले लूंगा। चुपचाप ऑफलाइन करते हैं। हाँ, 12th वाले भी यही कर रहे हैं कि आप वहां नरुल में रहते हो ना, यहीं आके रहने लगो आप में, और चुपचाप अपन घर में आ जाएंगे आपके। बोर्ड लगा ही रहता है, सब रहता ही है, पढ़ लेंगे चुपचाप, है ना। ऑफलाइन में बड़ा हुआ पार्टी। ठीक है, चलो देखते हैं अपन, है। लेकिन मैं अगर मॉर्निंग में एडीएस सर ने नहीं लिया ना क्लास, तो 10 o'clock क्लास रखेंगे अपन। और सुबह सुबह मैं बता दूंगा आपको कि क्लास है। लेकिन एडीएस सर नहीं लेंगे क्लास, या अपन बोल देते हैं एडीएस सर को बता देना कि 10 o'clock हमारा केमिस्ट्री की क्लास है, तो वो एडजस्ट कर लेंगे कुछ। ठीक है, तो अपन कर लेंगे। कल 10 AM है, रख लेते हैं अपन। तो अगर एडीएस सर लेंगे तो फिर अपन उनसे डिस्कस करके फिर देखेंगे। मैं उनसे बात कर लूंगा, दोनों में से कोई एक तो लेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।